बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। तमाम टीवी चैनल्स को उठा के देख लीजिए। आज यही बात हो रही है कि साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मामला शुरू कब हुआ वहां पर जाना चाहिए था। एक शख्स जो कि डीजीसी होता है और उस वक्त वो ऐसी कार्रवाई करता है जो कि एक गैर कानूनी कार्रवाई होती है। एक शख्स उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है और टॉप सिटी वाले मामलात में फैसला सामने आता है कि जनाब उसको हरासा किया गया, उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे गैर कानूनी तौर पे साइन करवाने की कोशिश की गई, और अगर जब उसने साइन करने से मना किया तो एक जाली केस उस पर डालने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें अपनी तरफ है, लेकिन वो उस वक्त वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया वो उस वक्त डीजीसी होता है, और लेकिन उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद भी वो डीजी आईएसपीआर बन जाता है। और उसके बाद एक और कार्रवाई होती है कि अगर ये खान साहब की गवर्नमेंट ना जाती तो शायद वो उससे और ऊपर ओहदे पे जाके हो सकता है कि आर्मी चीफ के ओहदे तक भी पहुंच सकता था। लेकिन उससे पहले ही ये जनाब सारी कार्रवाई पलटती है, और जैसे ही उनका नाम उस लिस्ट से बाहर होता है और उन्हें अंदाजा होता है कि आगे चल के ये मामला नहीं निपटेगा, उससे पहले ही वो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के बाद भी एक असूल ये है कि फौज में 2 साल तक तो आप किसी ऐसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते जो सियासी हो, या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कि आप पब्लिकली उसको लेके आए या पब्लिक के किसी मामले में कमेंट करें। अब ये तो एक केस था फैज हमीद के खिलाफ, जो कि हम ये कहते हैं जनाब टॉप सिटी वाला केस था, लेकिन अगर मैं ये समझूं तो इसके अलावा भी और बहुत से केसेस हैं जिसके बारे में शायद अंदरूनी तौर पे बात नहीं हो रही। मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा था कि शायद 9 मई का वाकया हो या और बहुत से ऐसी चीज़ें जिसमें हम ये कहते हैं कि जनाब सिर्फ पीटीआई ही इन्वॉल्व थी। पीटीआई के इन्वॉल्व होने के साथ भी और बड़े नाम हो सकते हैं जो कि पीटीआई को इन्वॉल्व करने में आगे रहे हों, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जिसमें बैक सीन पे किसी और की भी कार्रवाई हो। अब ये कहना कबल इस वक्त है कि इसको सामने लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ फैजाबाद धरना से लेके और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ताकतवर लोग इन्वॉल्व थे कि जिसके बारे में पता सबको था, लेकिन कहा यह जाता था कि फौज खुद अपने इदारे पे कार्रवाई नहीं करेगी। पहले प्रोग्राम्स में कह चुकी हूं कि लोग नाउमीदी की बात करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद यूं है कि अदलिया में भी बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसको आप तारीखी तौर पर अपनी गलतियों को फिक्स करना कहते हैं, और फौज में भी हमने देख लिया जनाब ये शुरुआत है। अब उन लोगों को अपने अंजाम से डर जाना चाहिए कि जो किसी भी इदारे में बैठ के कहीं पे भी बैठे हुए हों और अपनी ताकत के नशे में वो कुछ काम कर जाएं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। तब बात करते हैं तमाम मौजूआत पे। मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तार भट्ट साहब, आप तज्जियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुख्तार भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं? चले जनाब, अभी उनसे लाइन वापस मिलती है तो बात करते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जहां गलतियों को ठीक करने का आगाज हो जाए वहां चीजें बेहतर हो जाती हैं। अभी तक लोग मुझे कुछ भी कहें कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा जनाब, वो हो जाएगा, मायूसी की कैफियत है, तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता था, और अब तो इस साल तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई मायूसी की कैफियत है। वो लोग जो कि फौज के किरदार पे तनकीद करते थे, और यहाँ पे ये बात खुलेआम कही जा रही थी कि पहले अपने इदारे की तरफ देखा जाए, तो लगता है कि चीजें बेहतर होने पे आई हैं। मुख्तार भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार भट्ट साहब, आज जो कार्रवाई हुई है फौज की तरफ से, एक कड़ा एहतसाब सामने आया है, साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है, किस तरह देखते हैं इस मामले को? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इस चीज को एक हवा बना के पेश किया जा रहा है। हेलो, सर मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि इस जो उनका एक्शन है उनके खिलाफ, डीजी आईएसआई के खिलाफ साबित जो है, इसको एक हवा बना दिया हमारे मीडिया ने। ये एक रूटीन की कार्रवाई है, और इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी आर्मी के अंदर होती रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक इनबिल्ट सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, पनिशमेंट का। तो ये कहना कि भाई एक बहुत बड़ा इशू हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी के बाद उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो चूंकि ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? इसके जो एक्शन है वो जो है पाकिस्तान आर्मी लेगी अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट।
तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, हमारे यहाँ पहले भी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सर एक मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे बात पूछना चाहती हूँ, इनकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है, मैं मानती हूँ, और फौज में है कि अपने इदारे में देख लें, उनके अपने असूल हैं, आप जानते हैं, मैं तो खैर नहीं जानती इस चीज़ को इतना ज़्यादा, लेकिन क्या किसी साबिक डीजी आईएसपीआर पे आईएसआई पे ये चीज़ें हुई हैं, ये कार्रवाई हुई है? आपने माजी में देखा कि कुछ केसेस चले हैं, कुछ डीजीआईएसआई ने कोर्ट के चक्कर जरूर लगाए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, क्या ये ठीक है? देखें, बात ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। जो अगर फौज समझती है कि इसके खिलाफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपेरेंसी का सवाल है वो मेरा ख्याल है आपको शायद सिविल से ज्यादा मिलेगी। The accused is given full opportunity to plead his case through his defense counsels। मतलब वो जितने चाहे अपना जो टॉप के बैरिस्टर्स हैं उनको ला सकता, केस ला सकता। फर्क ये है कि हमारे यहाँ एडजर्नमेंट नहीं होती, पोस्टपोनमेंट नहीं होती, कोई किसी के कहने से केस जो है वो लंबा नहीं किया जा सकता। इट इज एक्सपीडिशियस एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ द केसेस। तो इसलिए लोग डरते भी हैं मिलिट्री कोर्ट जाते हुए, क्योंकि वहाँ सुबह केस चलता है, शाम को फैसला उसका हो जाता है, वो लंबा फौज के अंदर नहीं किया जाता। तो इस केस को उस नजरिए से लेना चाहिए कि इट इज अलेज्ड, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी हुई, टॉप सिटी के हवाले से शिकायत थी, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई। लेकिन सर मुझे एक बात पे रोशनी डालिएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जाहिर है क्योंकि फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, तो उनका जो केस है वो तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही चलेगा, दूसरा तो नहीं चला सकता। सर क्या माजी में कुछ हकायक कुछ लोगों ने खोले भी, जिसमें मिर्जा असलम बेग भी शामिल हैं, एक और का नाम मेरे जहन से बिल्कुल महू हो रहा है, जिन्होंने पूरी कार्रवाई के हवाले से बताया था बेनजीर साहिबा की हुकूमत किस तरह से आई गई। देखें आप जनरल असलम बेग का जो नाम ले रही हैं, उसमें उनके खिलाफ को कार्रवाई करने का कोई अहकाम नहीं किसी ने दिया था, ना किसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ना ही उस वक्त के जो टॉप कमांड है उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी। अगर उनका ऑफेंस इस नेचर का होता तो जरूर उनको भी कार्रवाई के नीचे लाया जाता। सर एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, एक तो होता है ऑफेंस उस यहाँ देखें, हाँ एक तो होता है सर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, उसके बाद आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कम वक्त में आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाह रही हूँ। एक होता है ऑफेंस उस नेचर का होना, एक होता है इदारे में खुद इस बात का ख्याल होना कि कौम के सामने अकाउंटेबिलिटी का अमल लेकर आए, एक तो होता है अंदर की तरफ कार्रवाई होनी। ये क्या माजी में ऐसा हुआ है कि कौम के सामने कार्रवाई लाई गई हो? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर सीनियर ऑफिसर्स को ट्राई किया गया है ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स एंड मेजर्स एंड ऑल्सो जवान ऑल्सो। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ, नोबडी इज अबव लॉ, चाहे वो सिपाही है चाहे वो जनरल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन हमारा एक इनबिल्ट सिस्टम ये है कि हमारा अगर जो सजा देते हैं माजी में जिनको सजाएं दी गई हैं, वो आपको अखबार में उसकी खबर नहीं मिलेगी, उसका कोई सिस्टम नहीं था उस वक्त कि इसको अखबार में दिया जाए। हमारे इंटरनल जो ऑर्डर्स होते हैं फौज के, उसके अंदर उसकी डिटेल दी जाती है। तो इसलिए इसको मतलब ये है, उस जमाने में आपको पता है टीवी चैनल भी इतने नहीं थे, एक टीवी चैनल था, अभी तो मशरूम ऑफ 100 टीवी चैनल्स हैं। थोड़ा मीडिया भी पहले से बहुत ज्यादा आजाद है, वो भी आप क्रेडिट दें जनरल मुशर्रफ को जिन्होंने की इजाजत दी खुल के जिसकी मर्जी है वो टीवी चैनल खोल दे। तो उस जमाने में ये सिस्टम नहीं था। अभी भी फौज के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जिस अफसर को सजा दी जाए उसके अखबार में उसकी रिपोर्टिंग की जाए। नो, इट्स नॉट। अभी चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, DGISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है, तो इसलिए ज्यादा लाइमलाइट में आ गया ये। और आपने देखा होगा कि जब से ये रिटायर हुए हैं, इनके खिलाफ अखबारात में खबरें छपती रही हैं, आती रही हैं। बाकी ये कि जो वो इनको जी वो आर्मी चीफ वगैरह बना रहे थे, ये सब एक
मेरा ख्याल है कि ये मैं इसको अपनी तरह से आई में भी रॉन्ग, बल्कि ये फजूल बातें हैं। हमारा सिस्टम है एक प्रमोशन का, 3 नाम जाते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसमें से एक नाम ठीक करता है। जिस टाइम का आप जिक्र कर रही हैं उस टाइम में ये उस लिस्ट में नहीं थे, उस लिस्ट में इनका इतने सीनियर नहीं थे, इनका 5वां या 6वां नंबर था। सर 2022 दिसंबर में इस्तीफा उन्होंने दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये रेस में नहीं थे। क्योंकि सर उन्हें पता था, लेकिन ये भी तो ठीक है, ये भी तो माजी में हुआ है सर के। हमारा जो प्रॉब्लम है हमारा वो ये है मीडिया का कि वी ट्राई टू फीड आवर ओन कैंडिडेट्स ऑफ चॉइस। अच्छा ठीक है सर यहाँ पे रुक जाए, मुझे ये बताइएगा, क्या नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों को भी इस ओहदे के लिए मुंतखब नहीं किया जिनके नंबर 8वें और 7वें नंबर पे थे? इसका मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो इस तरह कर सकता था। ये नवाज शरीफ ने 8वें और 9वें नंबर वाला कोई नहीं किया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 5 सीनियर अफसर सुपरसीड किए थे जब जनरल जिया शहीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। तो ऐसी कहानी जो है वो बिल्कुल गलत है, किसी ने मेरा ख्याल है रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड की। ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर ये जो कहा जा रहा है कि अगर खान साहब की गवर्नमेंट होती तो आगे ये सिलसिला होता, ये भी गलत कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मफरूजे हैं और मफरूजों का कोई जवाब नहीं होता। ठीक है सर, एक मफरूजा है, दूसरी हकीकत के हवाले से बताइए क्योंकि आप एक बड़े पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, मुझे ही बताइएगा कि क्या ये जो 2 साल वाली कहानी है इसकी क्या हकीकत होती है कि 2 इयर्स तक आप किस तरह की कार्रवाइयों में नहीं शामिल हो सकते? देखिए वो ये होता है कि कोई भी आर्मी ऑफिसर जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक, वो जब रिटायर हो जाता है तो फॉर 2 इयर्स he cannot participate in any political matters। ना वो सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है, ना वो हिस्सा ले सकता है। आप पूरी मेरी बात सुन लें, लेकिन अगर वो दरखास्त दे कि जी मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता हूँ, 4 महीने बाद दे दे, 6 महीने बाद दे दे, तो वो उसको इजाजत, अगर GH चाहे तो इजाजत दे देते हैं उसको, उनकी मर्जी है। वो अगर इजाजत देंगे तो हिस्सा लेगा, नहीं देंगे तो नहीं लेगा। अच्छा सर, एक हमारे सेनेटर, मौजूदा सेनेटर बाडवा साहब का कुछ देर पहले का बयान है कि 9 मई वाला वाकया हो या इससे पहले भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के हवाले से जो भी पीछे पुश्त पनाही थी उसमें फैज हमीद साहब का हाथ था, और ये टॉप सिटी वाला केस तो बहुत छोटा सा केस है, ये बाकी आगे कोई और मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें तमाम चीजें नजर आती हैं। और यहां तक उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश और गद्दारी करने जा रहे थे ये सब लोग। उन्होंने PTI का भी नाम लिया, उन्होंने फैज हमीद साहब का भी नाम लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी थी। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, रीजन बीइंग द केस इज स्टिल सब जुडाइस, देयरफॉर नो कमेंट्स। ओके सर, अगर ये कहा जाता है कि 9 मई के बाद बहुत सारे अपने भी लोगों को जो है उनकी भी लिस्टें बनाई गई, अपने भी लोगों को जो है उनका भी एहतसाब किया गया था, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फौज के बारे में परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि अपने किया जाता रहा और अभी भी जैसे हम देखते हैं कि किया जा रहा था कि जनाब फौज अपने लोगों का कुछ नहीं करती थी, इसके बाद क्या परसेप्शन अब कौम के सामने आएगा? आप कमाल बात कर रही हैं, आप प्रोग्राम ही आज इसी बात का कर रही हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है, ही इज बीइंग कोर्ट मार्शल बाय जनरल हेडक्वार्टर्स बाय द प्रेजेंट, यानी कि जो चीफ है, तो उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि जी वो एग्जाम्पशन कोई नहीं है, एग्जाम्पशन कोई नहीं है। सर रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि इसका प्रूफ और क्या चाहिए आपको कि आज जो पूरे पाकिस्तान में जो चैनल्स हैं वो सारा यही प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी साबिक DGI जो हैं उनके खिलाफ फौज जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत उनका कोर्ट मार्शल कर रही है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि भाई वो जो फौजी हैं वो मुबर्रा है। नोबडी इज अबव लॉ, नोबडी इज अबव अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ असल में बात ये है, मैं आपको जो सही बात बताना चाहता हूँ ये है कि हमारे यहाँ ये जो मीडिया में जो आप शोर शराबा देखती हैं रोजाना, तो ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया,
इस तरह का नहीं होता है। हमारे यहाँ रिपोर्टिंग होती है, जिसको भी सजा मिलती है, जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है, उसका ऑर्डर होता है पाकिस्तान आर्मी पार्ट 2 ऑर्डर में, उसका नाम आता है, पब्लिश होता है, गजट में जाता है। क्योंकि वो देखें, बात यह है ना कि हर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो पेंशन ड्रा करता है। ही रिमेन्स ऑन द रोल ऑफ द आर्मी ऑल्दो ही इज रिटायर्ड, लेकिन ये है कि ही हैज टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन meant for the retired army officer, irrespective of the rank. चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ चीजें जिस तरह से चल रही हैं उसमें ये कहना जरूरी है कि 9 मई वाला वाकया हो या इस तरह के बहुत सारे वाकयात इस तरह से हों कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कौन से लोग इन्वॉल्व थे या कौन से लोग इन्वॉल्व नहीं थे। यकीनन ये बात जरूर है, जब हम लोगों में उठते बैठते हैं तो 9 मई वाले वाकये पे अभी भी कुछ लोगों को शर्मिंदगी नहीं है, और फैज हमीद साहब का गिरफ्तार होना वही समझते हैं कि ये शायद इसमें भी कोई बात छुपी हुई हो। तो मैं उन लोगों को बताती चलूँ कि इसमें कोई बात नहीं छुपी हुई, सिर्फ ये पैगाम देना ज़रूरी है कि एक इदारा, फौज का इदारा एक मुस्तहकम इदारा है और ये जानता है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, अपने इदारे की प्रेस्टीज का कैसे ख्याल करना है और मुल्क का कैसा ख्याल करना है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब से। उन्होंने कहा कि हमने मीडिया ने इस चीज़ को उछाल के रखा हुआ है। तो जनाब, पाकिस्तानी कौम जो है, हमारे पास एक यही एंटरटेनमेंट है, हम सियासत करते हैं, सियासत हम दिखाते हैं और यही हमारे पास जो है चैलेंजिंग है। दूसरा हमारा काम जो है वो रेस्टोरेंट्स में खाना है। तो दो हम ये काम बड़े अच्छे कर सकते हैं। तो वही हमारी चीज़ है जिसपे हमारी कौम शायद जिंदा है और हम चाहते हैं कि यही जिंदगी बाकी रहे, इसलिए क्योंकि यही हमारी बका यूं है कि शऊर की बालीदगी इसी में ही छुपी है। बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुबशिर मीर साहब, आप तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। मुबशिर मीर साहब, क्या समझते हैं, एक इम्पोर्टेंट न्यूज सामने आई है। फैज हमीद साहब का नाम पहले भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सामने आ रहा था, लेकिन ये कहा जाता था कि फौज कभी भी अपने इदारों पे कार्रवाई नहीं कर सकती, अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है, डीजी ISI जो कि अफगानिस्तान वाले मामले में भी हमें लगता था कि बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, पॉलिसीज से हटके भी बाज़ औक़ात हमें लगा, और रिटायरमेंट भी उनकी बहुत पहले हो गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह देखते हैं इस मामले को? बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इस पे ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान जब से बना है, हमारे जो मिलिट्री के जो बहुत सीनियर टॉप ब्रॉस होती है, उन्हें सियासत करने से कभी भी किसी ने नहीं रोका। उनका किसी न किसी तरह जो है वो अमल दखल रहा है। हत्ता कि हमें याद है कि मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया हुआ, उससे पहले जो बहुत ही करीबी थे जनरल याहिया के, जनरल उमर, तो उनका बड़ा बराह रास्त जो है वो पॉलिटिकल अमूर में जो है वो दखल था। फिर उसके बाद आप देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि एक सिंबल तस्वुर किए जाते हैं सियासत में जमहूरियत के, वो ही बानी हैं ISI में सियासी विंग बनाने के। सियासत में डायरेक्ट फौज को इन्वॉल्व करने का सेरा जो है वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है, और वो वाहिद पहली पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके जनरल सेक्रेटरी एक रिटायर्ड आर्मी चीफ बने, जनरल टिक्का खान। यानी कि, और ये आप देखें कि कितना जो है उन्होंने सियासत में मिलिट्री की टॉप ब्रॉस पे, खा वो इन सर्विस का सिस्टम हो या उसके बाद रिटायरमेंट का सिस्टम हो, वो रहे। और जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा आई तो उन्होंने उनको गवर्नर भी बनाया था, टिक्का खान को। और फिर आप देखें कि उनके हवाले से ये मशहूर था कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में बहुत जो है ना ब्रूटली जो है ना वो एक्ट किया था। एनी हाउ, पर उसके बाद की स्टोरियां जो हैं, जब नवाज शरीफ साहब सियासत में इन हुए तो उस वक्त आप देखें जुनेजो साहब को नवाज शरीफ साहब ने किस तरह हटवाया था। लाहौर का वो वाकया लोगों को बहुत को अभी भी याद होगा कि किस तरह जुनेजो साहब को जो है वो ख्वार करके निकाला गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त की जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी वो नवाज शरीफ साहब को अपना जो है वो खासुल खास मंजूर नजर बना चुके थे और IGIG की जो है ना वो फॉर्मेशन की तरफ जा चुके थे। और इवन आप देखें, ये IGI है
जिसने जनरल न्याजी, जिनके ऊपर बड़े वो आया, जिन्होंने सरेंडर किया, उनको एमएनए का टिकट भी दिया था। तो कितना जो है वो सियासत के अंदर जो है वो इन किया गया। फिर उसके बाद जो 10 साल हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के और नवाज शरीफ साहब के 2-2 दफा हुकूमतें हैं, वो हमेशा इसी तरह ही वो बनी हैं और टूटी हैं और वो इन्वॉल्वमेंट से हुई हैं। उसके बहुत से वाकयात हैं। जब मुशर्रफ साहब आते हैं तो मुशर्रफ साहब फिर उसी तरह सियासत में इन कर देते हैं। अभी आप देखो, मैं आपको याद कराऊं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का जब परवेज मुशर्रफ के साथ जो है वो निगोशिएशन स्टार्ट होने लगा तो उनसे पूछा गया कि आप किससे बात करेंगी, आपसे गुफ्तगू के लिए कौन आए? तो उन्होंने कहा कि DGISI आए। तो DGISI जो थे वो जनरल परवेज कियानी थे, जो एक वक्त में बेनजीर भुट्टो साहबा के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके थे। तो उनका उनके साथ अच्छा जो है वो रिलेशनशिप था। फिर उन्होंने ही मिसाक जमहूरियत कराने में किरदार अदा किया, वकला मूवमेंट चलवाई, परवेज मुशर्रफ को निकलवाया और फिर दोनों पार्टियों के साथ तय किया कि 5 साल आपके, 5 साल आपके। सियासत में जो एक अमल दखल है टॉप ब्रास का, वो हमारी मुल्क की हिस्ट्री की जो है वो हकीकत है। और ये हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। ये मैंने बड़ी जिस्त में जो है ना इतने 70-75 सालों के चीदा चीजें बताई हैं, पता नहीं कितने वाकयात हैं। और बहुत से हमारे जर्नल्स की और हमारे सियासतदानों के जो ममाइज हैं, जो किताबें लिखी गई हैं और जो हमारे बारे में दुनिया ने किताबें लिखी हैं, उसमें आप देखें तो आपको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। तो लिहाजा ये जो अभी जो वाकया हुआ है, जिसका तज़किरा आपने किया और आज हर चैनल पे चल रहा है, मैंने तो वो ये पढ़ा है कि गिरफ्तार नहीं किया, तहवील में लिया है। अब पता नहीं तहवील में लेना और गिरफ्तार करने में कुछ फर्क है या क्या है। लेकिन एक बात है कि जो भी बंदा जो है वो स्पाइंग में होता है और जो उसका एक पॉलिटिकल विंग है, उसका वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में होता है और उसको अब तो एक प्रॉपर जो है, जैसे मैंने अर्ज किया कि वजीर आजम साबिक जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे वो उन्होंने बाकायदा विंग बनाया था। तो एक तरह का तो उनके पास मैंडेट है आपकी सियासत में हिस्सा लेने का। पहले अब हमारे जो सियासतदान हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, और अगर एक न्यू जो है वो विजन के साथ आगे चलना चाहते हैं तो पहले तो इस चीज को रिव्यू करके दिखाएं ना कि क्या इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, वो क्या इसको जो है कोई नया रास्ता दे सकते हैं और जो एक बिल्कुल सिक्योरिटी का इदारा है उसको एक लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो सियासत है उससे बाहर उसको खड़ा कर सकते हैं और इस मामला से हटा सकते हैं, नहीं हटा पाएंगे। मैंने यही सोचा था कि मैं कर भी रही हूँ अभी जब से हमारा अगस्त का महीना शुरू हुआ है कि हम कोई पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएं। क्या आपको ये नहीं लगता, आपने कहा कि हम ये देखेंगे जी कौन लेके आ रहा है, किस तरह से लेके आए, हमने इस पे बात की। आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। सर मैं बात करती हूँ। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब बेहतर होगी। ठीक है सर। सर हमने ये बात की कि जी अगस्त का महीना है, हमारी आज़ादी का महीना है। आपने कहा कि किसने शुरू किया, आगे क्या होगा। तो क्या सर आपको लगता है कि आगे चीजें बेहतर होने जाएंगी? इदारों में एहतसाब का अमल ये हम जिस तरह से देख रहे हैं ये बेहतर होगा? एक हमारी अदलिया का फैसला हमें भुट्टो साहब का नजर आया, जो हमें लगता है कि पुरानी चीजों को सही करने का, फिक्स करने का एक हमें पहला स्टेप नजर आया। तो क्या आपको ये गिरफ्तारी या तहवील में लेना ये भी कोई सही होने की तरफ पहला कदम आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के जो ये कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर राइट डायरेक्शन की तरफ हमें नहीं ले जा पाएंगे। तो सर व्हाट इज राइट डायरेक्शन? ये कॉस्मेटिक इसलिए है कि ऐसे लगता है कोई पॉपुलर किस्म की चीजें की जा रही हैं जिससे ये तासुर मिले कि बहुत बड़ा कोई जो है ना वो चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज किसी रियासत की ये है कि आप उस अवाम की जो राय है उसको तस्लीम करें। अभी तक उसके ऊपर तो बात नहीं हुई। देखिए तो सर वो जो 3 अभी हल्के खोलने वाली बात हो रही है और आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब इसमें बड़े इंटरेस्टेड भी हैं और चीजें चल रही हैं, अगर ये वाकई फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला मसला ये भी हमें लगता है कि आगे रिजॉल्व होगा, जिस तरह सीटों वाला मसला रिजॉल्व होने पे आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ये भी चेंजेस की तरफ एक कदम होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त के ना 2 बड़े इश्यूज जो है ना वो, वैसे तो बहुत से इशू हैं हमारे, रोज एक नया इशू होता है,
लेकिन इस वक्त 2 पॉइंट्स जो है ना उसके ऊपर आके बात जो है ना वो रुकी हुई है। पर्सन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 9 मई का वाकया, जिसको काफी हद तक जो है वो डिस्कस किया जाता है और मौजूदा हुकूमत भी जो है वो उसमें जो है ना एक आवाज उठाती है कि 9 मई को जो हुआ उसके बारे में जो है वो सजाएं होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो इंक्वायरी की तरफ कोई नहीं जाता, नंबर 1। और जो बड़ी अपोजिशन है पीटीआई, वो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर बात करती है कि उसके फॉर्म 45 सामने। ये 2 इशू हैं, लेकिन ये दोनों इशू रिजॉल्व उस वक्त हो सकते हैं कि जैसे अगर तो या तो दोनों की तहकीकात सही हो जाए, भाई 8 फरवरी की भी तहकीकात हो जाए और 9 मई की भी तहकीकात हो जाए, तो दोनों की तरफ से जो चीज है वो सामने आ जाए कि भाई वो इंडिपेंडेंट और इतनी आजादाना और जो है ना मुनसफाना किस्म की तहकीकात जो है और वो क्विकली हो जाए, ज्यादा लेट उसमें ना किया जाए, लिंगर ऑन ना किया जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई आगे जाने का रास्ता बन जाएगा। जो दोनों तरफ बहुत ही सख्त किस्म का स्टांस जो है ना वो मौजूद है। उनका ख्याल है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इनका है कि आपने रियासत के साथ जो है वो एक वायलेशन की है और अटैक किया है, तो लिहाजा ये दोनों चीजें जो हैं वो तहकीकात का मुतालबा करती हैं। एक शहरी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों साइडें बैठ के अगर इसके ऊपर गुफ्तगू कर लें और आजादाना तहकीकात पे मुत्तफिक हो जाएं और उसके बाद जो डिसीजन आए उसको दोनों तस्लीम कर लें। अगर कुछ जो लोग जो है 9 मई में मुलव्वस पाए जाएं, जिन्होंने वाकई वायलेशन की हो और अटैक्स किए हो, उनको सजाएं की तरफ ले आ जाए और 8 फरवरी में जो फॉर्म 45 से हट के फॉर्म 47 से जितवाए गए हैं उनको वापस करके फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो जीत अनाउंस की जाए। मसला तो इस तरह हल हो सकता है जिसके इम्कानात बहुत ही महदूद है, ना होने के बराबर। तो सर ये टेक्निकली दोनों तरफ से गलत हो जाएगा ना, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं टेक्निकली समझें तो आपको पता है फॉर्म 45 माना जाएगा तो कौन सा फॉर्म 47 वाले निकले जाएंगे, तो और अगर फॉर्म 47 वाले आ जाते हैं सर गवर्नमेंट में तो फिर 9 मई वालों का क्या होगा? सर टेक्निकल फॉल्ट है ना इसके अंदर। नहीं डॉक्टर साहबा, तो फिर इसका मतलब है हम नहीं ठीक करना चाहते। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इस मुल्क के साथ जो है इसी तरह ही रखना चाहते हैं, इसी तरह ही चलाना चाहते हैं और ताकत की बुनियाद पे फैसला करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर ये तो फिर हालात जो हैं मुल्क को जिस तरफ ले जाएंगे उस तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, फिर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में अगर हम बात कर रहे हैं? ठीक है, ये कॉस्मेटिक आपने कहा कि अगर भुट्टो साहब वाला मामला हो, ये भी कॉस्मेटिक और पॉपुलर किस्म का फैसला था और फैज हमीद वाला भी, ठीक है जनाब, लेकिन ये जो कौम खुशियां मना रही है, तो खुशियां क्यों मना रही है? ये मेरी समझ से बाहर है कि किस बात की खुशियां तमाम चैनल्स पे ये कहा जा रहा है। हमारी कौम जो है ना उसमें कोई ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है फ्यू पीपल हैं होते हैं जो इस तरह का जो है ना वो रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन उनको हाईलाइट ज्यादा कर दिया जाता है, जो मार्शल लॉ लगने पे भी मिठाइयां बांटते हैं और किसी के फांसी चढ़ने पर भी मिठाइयां बांटते हैं। ये बिल्कुल जो है ना नॉनसेंस किस्म के फ्यू पीपल होते हैं। कोई कौम एट लार्ज मिठाइयां नहीं बांट रही, ना ही मैंने इतनी ज्यादा जो है वो सेलिब्रेशन देखी है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है कि अगर जो असल सवाल है वो फिर वही उठेगा कि भाई अगर आप एक इंस्टीट्यूशन के जो भी रोल है, जो आइन में उसका रोल है या जो उसका न्यूनेस में होना चाहिए, उसके ऊपर बैठ के अगर गुफ्तगू हो जाए तो फिर तो एक नया जो है वो रास्ता इस मुल्क को मिल सकता है। ये एक डायरेक्शन, इस वक्त हम डायरेक्शन लेस हैं। असल हमें आगे एक दीवार है तो पीछे हमारे खाई है, हमें कुछ नहीं पता कि ये मुल्क, और जिस आप महफिल में जाएं लोग ये कहते हैं अब होगा क्या, क्योंकि किसी को क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, डायरेक्शन नजर नहीं। गो के हमारे पास आईनी हल मौजूद है, आइन मौजूद है, लेकिन हम उसे तस्लीम करने से जो है वो घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ताकत की बुनियाद पे फैसले किए हुए हैं और हम अपने फैसले को मनवाना चाहते हैं। हम ताकत की बुनियाद पे जो फैसला एक दफा कर लें, अगर हम उसे मनवाने पे बज़िद हो जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, और हमारा तो बिल्कुल ही ज्यादा चीजें खराब हुई हैं। अच्छा सर, अगर आप सोल्यूशन की बात करती हैं तो सोल्यूशन तो बिल्कुल मौजूद है। आपने सही बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा के वो अपनी पिछला जो फैसला था उसको वो उन्होंने दुरुस्त कर दिया है और अब एक डायरेक्शन बनाई है।
लेकिन बात वही है कि जो फैसला ताकत की बुनियाद पे हुआ है उसको मनवाने के लिए दीगर हरबे लगाने शुरू कर दिए गए हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि बेहतरी की तरफ जाने का जो है ना वो जो अप्रोच है वो है ही नहीं। सर साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद एक और क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वो ये कि अगर एक मोरे को पकड़ा जाता है कि जनाब ये शख्स जो था जिसके बारे में सबूत मिल गए हैं, तो क्या वो अकेला होता है? उसके साथ और भी तो बहुत सारे लोग होते हैं कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी? बात करते हैं इसमें एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुबशिर मीर साहब से हमारी बात हो रही थी। मुबशिर मीर साहब, सवाल छोड़ के गई थी मैं कि एक शख्स नहीं होता जिसको अगर पकड़ लिया जाए और जिसके खिलाफ, चलें पकड़ने का लफ्ज़ हम साइड में करते हैं, कार्रवाई हो जाए तो मामला हल हो जाएगा। बहुत सारे इल्जामात करप्शन के इदारों पे लगते हैं, इदारे के अंदर, और बहुत सारे लोगों पे लगाए जाते हैं। इवन ये कि उन पे बजट के हवाले से भी लगाया जाता है, मुख्तलिफ फोरम्स में वो बताते भी हैं जनाब यूं बजट जा रहा है, ऐसे बजट जा रहा है। अगर कार्रवाई आप कहते हैं एक शख्स के पकड़ने से ठीक नहीं होगी, नहीं सही होगा, क्या किया जाए कि अवाम के अंदर जो चीजें बैठ गई हैं दिलों में या बिठाई जा रही हैं उसको ठीक किया जा सके एक इदारे के खिलाफ? देखें, एक चीज तो ये है कि ठीक है, उस इदारे का एक अपना इंटरनल सिस्टम मौजूद है जिसके बारे में बहुत सी चीजें जो हैं वो होती रहती हैं और अमूमन पब्लिक के सामने नहीं आती, और जब वो वाकयात हो जाते हैं तो पता चलता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जिन पे एलिगेशंस लगी हुई हैं लेकिन उस पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और आज की नहीं सर, सहाफी का मसला ये होता है कि वो दूसरों के जुबान से कहलवाने का हुनर जानता है, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली हो गया कि आप भी सहाफी हैं तो मैं यहाँ पे फंस गई। ये है कि अभी आप देखें, किसी की टैक्स रिटर्न के ऊपर सवाल उठा था तो वो भी बड़ा जो है बुरा लगा था और कहा गया था कि पता नहीं इस पे बात नहीं हो सकती। जिन्होंने सवाल उठाया था उनके ऊपर भी जो है वो मसाइल पैदा हुए थे। उससे पहले भी इस तरह की बहुत सी जो है वो वाकयात हैं। कुछ वाकयात ऐसे जो है वो अज़रे मैनुल शम्स हैं कि जो अभी तक आपकी वेबसाइटों पे या वो क्या है कि नेट खोलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये होता है कि आप अगर सिलेक्टेड कार्रवाई करते हैं, जिसे मैं इसीलिए कॉस्मेटिक कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप कोई यूनिफॉर्म किस्म का जो है वो इंसाफ में नहीं जा रहे बल्कि सिलेक्टेड एक फॉर्म में जा रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए जो है ना, आप पब्लिक का जो आपने कहा ना पब्लिक में इमेज दुरुस्त करना है, तो पब्लिक में इमेज दुरुस्त करने के लिए हमेशा ये होता है कि आप देखें कि आप जो भी पब्लिक में सियासत करेगी या ताकत करेगी, वो जब तक अपने आप को एथिक्स में जो है ना वो नहीं लाएगी ना, उसके ऊपर पब्लिक जो है ना ट्रस्ट नहीं करेगी। एथिकली इंसान को बेहतर देखे, कानून की वायलेशन होना ये एक बहुत ही अनएथिकल चीज है, आइन की वायलेशन होना बहुत ही अनएथिकल चीज है, और उसको ओबे कर लेना बहुत ही अखलाकी तौर पर बहुत ही बड़ी चीज तस्वर की जाती है। मसलन हमारे सामने जो अभी कुछ अरसे से जो वायलेशंस हुई हैं और जिस तरह डठाई के साथ वायलेशंस हुई हैं, उसमें ये लगा है कि जो सियासी अखलाकियात है वो बिल्कुल जो है वो महदूद हो गई है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर जो है ना आप जो कह रहे हैं वो आपका अमल उसका जो है ना वो इजहार नहीं कर रहा। आप कह तो रहे हैं कि मैंने ये जो है ना ये पानी का गिलास या दूध का गिलास नहीं पिया, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि आपने हमारे सामने ही अभी दूध का गिलास पिया है। तो ये जो इतनी जो वाज़े किस्म की तफरीक है, इतनी वाज़े किस्म की जो है ना वो समझ लें कि डिफरेंस है कॉल और फेल में, वो इमेज को डिस्टॉर्ट करता है। अगर कोई किसी का इमेज दुरुस्त होगा, खा वो फर्द हो, खा वो इदारा हो, खा वो कंपनी हो, खा वो मुल्क हो, कोई खा वो जमात हो, तो उसका कॉल और फेल जो है ना जिस वक्त पब्लिक को बिल्कुल उसी के मुताबिक नजर आता है कि जो वो कहता है वो करता है, तो पब्लिक उसको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है और पब्लिक उसको ओन करना शुरू कर देती है, पब्लिक उसको ऑनर करना शुरू कर देती है। जब तक ये तजाद खत्म नहीं होगा, इतनी बड़ी कंट्रडिक्शन खत्म नहीं होगी, जैसे एक मैं एग्जांपल दे ही देता हूं, स्मगलिंग की बात हुई थी,
बॉर्डर स्मगलिंग की बात हुई थी। अब वो बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है, उसको जब तक जस्टिफाई नहीं आप करके दिखाएंगे और पब्लिक के सामने जो है ना वो वाकई चीज नहीं आएगी कि हाँ जो कहा जा रहा है वही सच है, उस वक्त तक लोग तस्लीम नहीं करेंगे। इतना क्विकली पब्लिक उसको जो है ना वेरीफाई करती है कि हैरान कौन होता है। लिहाजा पब्लिक के पास वेरीफाई करने के जो टूल है, अभी आप देखें हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ने जो है वो फायरवॉल लगाई, ये बात खुद इदारे की तरफ से फेलियर कहा गया, जो थी वो नाकाम हो गई। इदारे की तरफ से इस बात को फेलियर कहा गया कि ये फेलियर है, जो ये स्मगलिंग वाली बात जो आप कर रहे हैं। जी जी, लेकिन मैं अभी आपको कहूँ ना, देखें इंफॉर्मेशन तो इतनी क्विकली पास हो रही है कि इन चीजों को पब्लिक वेरीफाई कर लेती है, लेकिन हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन को रोकने के जो तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं वो एक डिस्टरबेंस है। आज पिछले 4 दिन से हमारे नेटवर्क सही नहीं चल रहे। क्या बदएतमादी है हुकूमत को। हुकूमत ने फायर वॉल लगाई जो नाकाम हो गई। सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क पे उसने काम किया, जिस मुल्क से आई थी उसी मुल्क के नेटवर्क पे उसने काम किया, बाकी किसी नेटवर्क पे वो काम नहीं किया। वापस उसका जो है ना सॉफ्टवेयर चला गया और दोबारा से बन के पता नहीं कब आएगा। ये क्या है? ये पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा ना। आप अपनी आवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं और उससे हमारा जो है इमेज खराब होता है। भाई आप अच्छे अच्छे काम करें तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा। आपका जो कॉल होगा वही आपका फेल होगा तो आप पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अभी वाकया हुआ है, अरशद नदीम साहब जीत के आए हैं। अब उस जीत के जो है ना उसको अपने खाते में डालने की किस तरह की कोशिशें हुई हैं आपके सामने है और पब्लिक ने उसका मजाक उड़ाया है। ये कौन सा तरीका है कि एक बंदे की इतनी बड़ी स्ट्रगल, लाइफ की स्ट्रगल, और उससे ये कहलवाना कि ये उनकी वजह से हुआ है। तो आप खुद सोचें, वो कहते हैं ना खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करो, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो ये खुद अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और हर एक को कि जो आप देखें खा कोई भी पार्टी हो, अगर वो जरा भी वो उसकी वो जो पब्लिक के साथ उसका जो एक कनेक्शन बनता है उसके ऊपर वो उससे अगर हटती है तो पब्लिक उसको कितना सुनाती है। इस वक्त अभी आज चौथा दिन है, हाफिज नईम साहब सामने नहीं आ रहे कि वो क्या के जो है वो वाइंड अप करके आए हैं वहां पे, जो वो दावा करके गए थे। तो पब्लिक सवाल नहीं उठा रही उससे। क्या बिल्कुल पब्लिक उनकी हमायत कर रही थी, लेकिन वो एकदम जो है वो बंद हो गया तो पब्लिक उस पर सवाल कर रही है। भाई हाफिज साहब कहाँ हैं? भाई हाफिज साहब सामने आके क्यों नहीं बता रहे कि क्या तय करके उठे हैं वो? तो ये तो सर हाफिज साहब 42 दिन बाद सामने आएंगे कह के गए। जो भी आएंगे, लेकिन मैं देखें यही मुआशरे के अंदर की मिसालें दे रहा हूं कि पब्लिक सिर्फ किसी इदारे को नहीं कह रही, जो कर रहा है ना उसको कह रही है। जो करेगा। अब अपोजिशन ही है ना जमात इस्लामी। हाफिज नईम साहब अपोजिशन और अवाम की नुमाइंदगी करने गए थे, लेकिन उनका पब्लिक सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन जो जिस तरह वाइंड अप हुआ है उस पर पब्लिक ने सवाल उठा दिया और अभी तक उधर से जवाब नहीं आ सका। जो भी वजूहात हैं, जब भी जवाब आएगा वो अलग बात है, जितना लेट आएगा उतना इमेज खराब होगा। लिहाजा ये चीज देखनी पड़ेगी कि आज का जो दौर है, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का दौर है, इसमें आप 1000 दीवारें चुनवा दें, लेकिन इसके 1000 की जगह 2000 रास्ते मौजूद हैं कम्युनिकेशन के। सिर्फ एक वीपीएन नहीं है, कई तरह के वीपीएन है। लिहाजा इंफॉर्मेशन नहीं रुकेगी, आपको दुरुस्त होना पड़ेगा। आपको अपनी चीजें जो है ना उनको सही करना पड़ेगा और एथिक्स का मुजाहरा करना पड़ेगा हर सूरत। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया। मेरे साथ मुबशिर मीर साहब मौजूद थे, बड़ी वाज़ेह करके बात की। मुझे हैरत इस बात पे होती है, आखिर में बात हुई वीपीएन की, कि वीपीएन जिन लोगों ने लगाया वही लोग जो है वो जिन्होंने पाबंदी लगाई वही लोग वीपीएन के जरिए से वो वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं जिन वेबसाइट्स पे पाबंदी है। ये एक मेरी कौम का सबसे बड़ा इस साल का मजाक है जो कि किया जा रहा है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि कानून वो होता है कि जो रियासत की तरफ से लागू होता है, अखलाकियात वो होती हैं जो माशरा अपने ऊपर खुद लागू करके उसके ऊपर अमल दरामद करता है। मेरी कौम का शायद ओवरऑल मिजाज ही बन गया है मुस्तकिल तौर पे कि हम अखलाकियात को खुद के ऊपर लागू नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि कानून हो तो कानून पे हम अमल करें ना करें, रियासत हरकत में आए, उसके बाद चीजें सामने आए। इस चीज से, रविश से निकल के मेरे ख्याल है कि सबसे पहले अपनी कौम को बनाने की जरूरत है, अखलाकियात को लागू करने की जरूरत है। मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।